जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। आप शीशे से, कांच से तोड़ रहे हो, ऐसा कभी देखा है? ऐसा बनता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग कुछ न्यू, कुछ यूनिक। समझ रहे हैं बात को? क्रिकेट आप खेलते हो? क्रिकेट खेलते हैं रात शाम में अपने घर के पास, विराट कोहली भी खेलता है। डिफरेंस है? हाँ, तो डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस जरूरी है। सबके जैसे है तो क्या मतलब? देखो, मैं आगे एक बात को और एक्सप्लेन करने वाला हूं। आगे मैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं जो हमेशा पूछता हूं। पॉन्ड, तलाव, मराठीमध्ये काय म्हणतात? तलाव. तलावामध्ये आणि नदीमध्ये काय फरक आहे? व्हॉट इज द डिफरेंस बिटवीन तलाव एंड रिवर एंड पॉन्ड? बोला, आप बोलिए आप. तलावाचं पाणी कसं स्थिर असतं, शांत असतं, एका जागेवर थांबलेलं असतं, ते एवढं वाहत नाही, काय नाही. नदी सतत वाहत राहते आणि तिची दिशा पुढे पुढे जात राहते. मग उससे क्या होता है? तलावाचा जो पाणी आहे तो शांत आहे, रिवर जो आहे, नदी जी आहे, सतत वाहत चाललाय. काय फरक आहे? उसके बाद क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस? मग एकाच जागेवरती जर आपण राहिलो, आयुष्यभर जर तिथेच राहिलो, तर आपण तिथेच कुजून, तिथेच चढून, तिथेच मरणार. पण नदीला लिमिटेशन्स नाही. नदी स्वतःची वाट बनवत जाते, स्वतः अजून पसरत जाते, त्याच्याने ती नव्या लोकांना मिळते, ती नव्या नद्यांना मिळते, त्यातून ती समुद्राला जाऊन मिळते. आणि ही वाट जात असताना मध्ये वाटेमध्ये तिला जितकी लोक मिळतील तितक्यांना ती जीवन प्रदान करत जाते. म्हणजे ह्यातून काय, तर आपल्याला पुढे जायचंच आहे, पण फक्त आपण पुढे नाही जायचं, तर आपल्याला वाटेत जे मिळतील त्यांनाही ते ज्ञान देऊन, त्या ज्ञानाची भर पाडून त्या ज्ञानसमुद्रामध्ये आपल्याला पण त्यांना घेऊन जायचं. हे काम नदी करते. म्हणून तलाव आणि नदी याच्यामधला फरक हाच की आपल्याला एका जागेत सीमित कधीच नाही राहायचं. नेहमी नवीन गोष्ट शोधायची आहे, नवीन दिशा शोधायच्या आहेत, नवीन जागेवर पोचायचं आहे आणि तिथल्या लोकांना अजून त्या गोष्टीसाठी उद्युक्त करायचं आहे, नवीन गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायच्यात आणि त्यातून काहीतरी चांगली गोष्ट घडवायची. व्हेरी गुड, तालियां बजाइए. सर्वात महत्त्वाचं काय आहे? तलावाचा जो पाणी आहे ना, काही दिवसानंतर उसमें से स्मेलिंग आने लगती है, बदबू आने लगती है ना? रिवर का पानी कभी देखा है बदबूदार? ऑलवेज फ्रेश. सेम अप्लाइज टू आवर लाइफ. आप अगर किसी एक जगह पर स्टक हो गए, बस आहे ना नोकरी 10,000ची, आहे ना नोकरी 15,000ची, इंजिनियर व्हायचं आहे, का व्हायचं आहे? आपल्या पायावरती उभा राहायचं आहे. का उभा राहायचं? म्हणजे कसं उभं राहणार? 20-25 हजाराची नोकरी तर कुठेही मिळेल. ये है स्टक वाला, रुकने वाला माइंडसेट, पॉन्ड वाला माइंडसेट, तलावा वाला माइंडसेट. मी एक प्रश्न, म्हणजे एक गोष्ट नेहमी सांगत असतो की विराट कोहलीला ओळखतात ना तुम्ही? पहचानते ना सब लोग? विराट कोहली ह्याने सिद्ध केलेलं आहे ऑलरेडी प्रूव्ड टू दी वर्ल्ड कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्टेस्ट. बरोबर? उसके बावजूद इतनी मेहनत क्यों करता है वो? शाहरुख खान अगर काम नहीं किया तो घर नहीं चलेगा उसका. घरात राशन पाणी येणार नाही म्हणून तो काम करतो. अमिताभ बच्चन त्या दिवशी रात्री 2:30 2:30 वाजता रात्री ट्वीट केलाय की स्टिल ऑन दी केबीसी सेट, कौन बनेगा करोड़पति के सेट के ऊपर अभी भी हूं, रात में 2:30 बजे हुए हैं. काय गरज है? क्यों
कर चुके हैं ना जो करना है। महानायक वाले खिताब मिल गया ना, क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि सड़ना नहीं है, रुक गए सड़ गए। सेम मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप लोगों को सबको 10वीं से निकाल 10th का रिजल्ट वो दिन याद होगा, याद होगा? 10वी जो है 10वी बोर्डाची परीक्षा असेल, असा 7वी 8वी मध्ये हमारे को बहुत ज्यादा बॉम्बार्डिंग केली। बोर्डाची परीक्षा म्हणजे नक्की काय? म्हणजे असं आहे की बाबा 10वीची परीक्षा द्या डायरेक्ट स्वर्गात, असंच होता ना। म्हणजे तेव्हा तो म्हणजे जो हवा बनाया जाता है 7वी 8वी 9वी मध्ये 10वी मध्ये असताना 9वी मध्ये, आणि पुढचा वर्ष जो आहे तो बोर्डाची परीक्षा है। काय होता है ऐसा? 10वी की परीक्षा दिली, मालूम पड़ा इधर कुछ नहीं है। 12वीं भी कोई एक चीज होती है, मग आर्ट्स कॉमर्स सायन्स लेके 12वीं देने के बाद पता चला कि बाबा 12वीं मध्ये पण काय नाही होत, ग्रॅज्युएशन पण आहे। ग्रॅज्युएशन के बाद पता चला साले सब ग्रेजुएट है। होता है ऐसा। इसका मतलब क्या है? लाइफ में डेस्टिनेशन है ही नहीं, देयर इज नो मंजिल इन द लाइफ। जब एक जगह पे पहुंचोगे तो दूसरा मंजिल दिखेगा, दूसरे पे जाओगे तो तीसरा दिखेगा, तीसरे पे जाओगे तो आगे आपको देखते रहेगा, आप रुक नहीं सकते। रुक गए खत्म। अगर यहाँ पे ग्रॅज्युएशन मध्ये असताना तुमचा असा गोल असेल की आपल्या इथे गोडाऊन आहे, त्या गोडाऊन मध्ये कामाला लागायचं, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। इंजीनियर बनने के बाद बस उधर ही रुकने का, तो ये भी शॉर्ट गोल है आपका, छोटा सपना है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, रियल स्टोरी है, रिसर्च है की सक्सेस कोण होतं, यशस्वी कोण लोक होतात, त्यावरती एक रिसर्च झाला अमेरिकेमध्ये। काय झालं, त्यांनी काय केला, 10 मुलांचा एक गट बनवला, एक ग्रुप बनवला 10 लोगों का, आणि त्यांना सांगितलं की बाबा ये लकड़ी ले लो आप, ये बाकी का सामान ले लो आप, और 10 दिन में कितने कुर्सियां बना सकते हो बनाओ। वो ग्रुप ने बनाया 17 कुर्सी, कितने? 17। ये आदमी ने क्या किया, ये टीचर ने दूसरा एक 10 लोगों का ग्रुप बनाया और उनको बोला कि ये सामान लो, ये ले लो सब जो लगता है कुर्सी बनाने के लिए। पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, एक ग्रुप होता माझा, त्या ग्रुपला मी 10 दिवस दिले होते, त्यांनी 10 दिवसामध्ये 17 कुर्सी बनवले, बस इतना बोल दिया। दूसरे ग्रुप ने कितना बनाया होगा? 10 दिन में 21। उसने क्या किया, ये पहला वाला जो ग्रुप था 10 लोगों का, उनको फिर से सामान ला के दिया और बोला अरे काय करताय तुम्ही, त्यांनी 21 बनवले 10 दिवसात। दूसरा एक ग्रुप है, त्या ग्रुप ने 10 दिवसात 21 कुर्सी बनाई। अब क्या लगता है आपको, ये पहले वाला ग्रुप सेम, जिनका पोटेंशियल सेम, ताकत सेम, सब कुछ सेम, कितना कुर्सी बनाया होगा? 27। वापस ये पहले ग्रुप के पास आया, अरे उन्होंने 27 बनाया बाबा। सेम 10 दिवस, सेम सामान, सेम व्यक्ति, इन्होंने 10 दिन में 35 बनाया, 35। क्या समझा इससे आपको? क्या समझा? हाँ नहीं, ये 35 जो है ना, इनको आगे बोलेगा तो ये अभी 40 बनाएंगे, इनको वापस बोला तो 45 बनाएंगे। बोलने का मतलब क्या है, हम लोगों ने हमारे लाइफ में कभी हमारा पोटेंशियल टेस्ट ही किया नहीं होता है। काही दिवसाआधी इथे एक सेमिनार होता, त्या सेमिनार मध्ये मागे बसलेला एक विद्यार्थी म्हणतो, सर आपली कुठे लायकी, आपण थोडी हुशार आहोत आयपीएस व्हायला। हाँ, आपण कुठे आयपीएस होणार? मी बोललो त्याला, स्टॅम्प कोण लावलाय, लाके दिखा मुझे, किसने लगाया स्टॅम्प? यू आर नॉट हुशार आहे का? यूपीएससी चा प्रमाणपत्र आहे का, किंवा केंद्र सरकारने एक प्रमाणपत्र दिलेलं आहे की यू आर नॉट हुशार म्हणून? हम लोगों ने हमारा पोटेंशियल टेस्ट ही किया हुआ नहीं होता। माझ्या सोबत अभ्यास करणारा एक व्यक्ती आहे, आप चाहे तो एक दिन मैं आपको उससे मिलाऊंगा, 12वीं मध्ये नापास, नंतर केटीबीटी ती परीक्षा देऊन 12वी पास झाला। आता इंजिनिअरिंग मध्ये ऍडमिशन मिळत नाही, मेडिकल मध्ये ऍडमिशन मिळत नाही, नाहीच मिळणार ना, म्हणून हॉटेल मॅनेजमेंट म्हणून एक कोर्स असतो, त्या कोर्स मध्ये ऍडमिशन घेतो। आता हॉटेल मॅनेजमेंट एक असा कोर्स आहे तिथे कोणच नापास नाही होत। 4 वर्षाची डिग्री हा 2 वर्ष नापास झाला, ड्रॉप घेऊन 6 वर्षात कंप्लीट केली। आता मला सांगा, हा जो व्यक्ती आहे जो 12वी मध्ये नापास झालाय, हा जो व्यक्ती आहे ज्याने
हॉटेल मॅनेजमेंटचा कोर्स 4 वर्षाचा 6 वर्षात कंप्लीट केला, तो जर आला तुमच्या समोर की मला IAS व्हायचं आहे, तुम्ही काय बोला? पहिल्याच प्रयत्नात फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये ऑल इंडिया रँक 16 पहिल्या प्रयत्नामध्ये प्रिलिम्स पास होणं, प्रिलिम्स पास, मेन्स पास, इंटरव्ह्यू पास आणि अख्ख्या भारतात 16वा रँक. आज दिल्लीमध्ये तो IAS आहे. यू कॅन सर्च ऑनलाईन, त्याचं नाव आहे फैज अहमद. 16 रँक आहे आज. आम्ही ज्या क्लासेस मध्ये होतो दिल्लीमध्ये GS मेंटोर्स मध्ये, त्याच क्लासमध्ये हा व्यक्ती पण काय बोलना बोल. कैसे डिसाइड करोगे आपके आपके पास कम है ताकत? ये कुर्सी वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे आपको और क्या समझ में आता है पता है? टारगेट सामने होना चाहिए. टारगेट जरूरी है. और टारगेट छोटा होगा तो छोटा अचीव करेंगे. टारगेट 17चा होता तर 21 पर्यंत पोहोचले. टार्गेट 27 झाला तर 35 पर्यंत पोहोचले. त्याच्यानंतर 35 झाला तर 40 पर्यंत पोहोचले. टार्गेट मोठा असतं. इथे बसले व्यक्ती एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. लो एम इज अ क्राइम. छोटा सपना गुनाह है, गुनाह है. ऑलवेज एम हाई एंड देयर इज ऑलवेज अ वैक्यूम स्पेस एट द टॉप. मी नेहमी एग्जांपल देतो पिरामिड. एक पिरामिड बघितला तुम्ही? पिरामिड, उसका जो चौड़ाई है ना, ब्रेथ है ना, वो नीचे ज्यादा होता है. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम 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 कम. इसका मतलब क्या है पता है क्या? नीचे भीड़ ज्यादा है, ऊपर चलो भीड़ कम होती है. एका जिल्ह्यात SP किती असतात? एकच. आणि कॉन्स्टेबल किती असतात? कॉम्पिटिशन कुठे जास्त? कॉन्स्टेबल बनण्यासाठी कॉम्पिटिशन जास्त आहे. IPS बनण्यासाठी कॉम्पिटिशनच नाही. पण अपन को उल्टा लगता है. अपने को ऐसा लगता है IPS बनने के लिए कॉम्पिटिशन ज्यादा है. क्यों क्यों ऐसा लगता है? इसका मतलब हम लोग पिरामिड में कहां पे हैं? नीचे हैं. हम लोग भीड़ को देख रहे हैं भाई. आणि मी नेहमी सांगत असतो मुलांना, ते लक्षात घ्या की ये जो टाइम है, जिस टाइम में आप रह रहे हो, दिस इज द लीस्ट कॉम्पिटिशन वाला जमाना. टिटवाळेवरून किंवा कल्याणवरून एक ट्रेन पकडा CST पर्यंत आणि प्रत्येक स्टेशनला डब्बा चेंज करा. आणि त्या डब्यामध्ये किती लोकांच्या हातात मोबाईल आहे आणि किती लोकांच्या हातात पुस्तक असेल ते बघा. मेरा सवाल सिर्फ एक है, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है और आप लोग रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर. आप देखो, अगर आपका प्रोफेशन वो है, आपको उसके अंदर आगे बढ़ना है तो आप देखो. आता मला सांगा, त्या डब्यामध्ये बसलेला प्रत्येक माणूस, उनका प्रोफेशन है रील्स बघना? नहीं. इसका मतलब क्या है? एवरीबडी इज डिस्ट्रैक्टेड, नोबडी इज फोकस्ड. हर कोई डिस्ट्रॅक्टेड है. सर्वांचा जर ध्येय हा असेल की बाबा रील्स बनवायचे, फेमस व्हायचं आहे, तर ठीक आहे, तुम्ही बघा, मग तुम्ही पाहत राहा ना रील्स. पण नाही, आपण टाइमपास म्हणून, आपण एंटरटेनमेंट म्हणून आपण रील्सचा वापर करतो, इंस्टाग्राम आणि फेसबुक वर. आणि तुम्ही ऑब्जर्व करा, मेरा बात मत सुनो, आप जाओ ऑब्जर्व करो, ट्रेन के प्रत्येक डब्बे के अंदर आप हर स्टेशन पे डब्बा चेंज करो, देखो कितने लोगों के हाथ में मोबाइल है. हर किसी के हाथ में मोबाइल दिखेगा आपको, 99% लोगों के हाथ में, और आपके भी हाथ में है. तो इसका मतलब आपके लिए कंपटीशन सेम है. अगर आप गोल ओरिएंटेड है, आप फोकस्ड है, और आपके बाजू के सारे व्यक्ति डिस्टर्ब्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है, सिलेक्शन किसका होगा? ये सामने 4 व्यक्ती बैठे हैं, एक वैकेंसी आहे, एक फक्त. सर्वांची क्षमता सेम, पोटेन्शियल सेम, अभ्यास करायची ताकद सेम, पण यापैकी 3 स्टुडंट्स जे आहेत ते डिस्ट्रॅक्टेड आहेत. ते अभ्यास करतात, कधी नाही करत, फेसबुकवरती रील्स बघतात, कधी IPL बघतात, कधी काय कधी काय. आणि एक व्यक्ती आहे, त्याचा फक्त एकच ध्येय आहे, एकच फोकस आहे, किंवा मला ही पोस्ट घ्यायची आहे. क्षमता सेम, इंटेलिजेंस सेम, ताकत सेम, सब कुछ सेम. मुझे बताओ सिलेक्शन किसका होगा? ऑब्वियसली एकदम लॉजिकल प्रश्न है, लॉजिकल उत्तर है.
तर मला काय म्हणायचंय, येस, यू आर लिव्हिंग इन अ लीस्ट कॉम्पिटिशन वाला जमाना. Why? Because everybody is distracted. तुम्हाला जास्त अभ्यास करायचा नाहीये, तुम्हाला काय करायचं, फक्त एकच गोष्टीची केअर करायची आहे, दॅट इज फोकस. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. आपली ही उल्हास नदी है ना, ये नदी है उल्हास नदी. या नदी के बाजू में एक 4, 5, 7, 8 युवक प्रैक्टिस कर रहे थे शूटिंग की. एक पुस्तक आहे, कभी टाइम मिला तो पढ़ लेना, फियर नॉट बी स्ट्रॉंग. स्वामी विवेकानंद यांचं पुस्तक. स्वामी विवेकानंद म्हणतात की ही उल्हास नदी आहे, इसके बाजू में 4, 5, 6 युवक विद्यार्थी प्रैक्टिस करत होते शूटिंग की, आणि मेरा वहां से गुजर हुआ, जाना हुआ. तो मैंने बोला कि मैं पण प्रयत्न करूंगा, मैं ट्राई करूं. बोले हाँ सर, क्या. उन्होंने 12 शॉट लगाए, 12 बार नेम लगाया, और 12 के 12 बार टारगेट हिट हुआ. चलो एक बार होता तो हम लोग मान लेते तुक्का है, 2 बार होता मान लेते तुक्का है. 12 बार शॉट लगाया, 12 के 12 बार एग्जैक्टली जो टारगेट को हिट हुआ. बच्चे हैरान हो गए. बच्चों ने पूछा ये कैसे हुआ, आप प्रोफेशनल हो क्या, प्रोफेशनल प्लेयर हो. और नहीं, मैंने तो आयुष्यात पहिल्यांदा एक गन हाथ में पकड़ी. हाउ इज पॉसिबल. स्वामी विवेकानंद ने कहा एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल. जब मैं उसको हिट कर रहा था ना वो टारगेट को, तो मेरे दिमाग में एक भी थॉट नहीं था, एक भी विचार नहीं, फक्त एकच, इसको हिट करना, दैट्स इट. आप लोग भी मास्टर बन सकते हैं, बस एक चीज, जब वो करोगे तो उसके अलावा किसी और चीज का थॉट, ख्याल, विचार दिमाग में नहीं होना चाहिए. सिंपल है. स्वामी विवेकानंद काय म्हणतात, कोण व्यक्ती हुशार, कमी हुशार, इंटेलिजंट, मोर इंटेलिजंट असा काहीच नसतो. फरक सिर्फ और सिर्फ फोकस का है. किस चीज का फरक है, सिर्फ फोकस का. ते म्हणतात इंटेलिजेंस इज नथिंग बट द एबिलिटी टू फोकस ऑन अ सिंगल टास्क. जो व्यक्ति एकच सिंगल टास्क वर जास्त वेळ फोकस कर सकता है वो इंटेलिजेंट. मुझे बताओ, अभी इतनी चर्चा अपनी हो गई है, आपका एम क्या है लाइफ में. होती है उम्र यूं ही तमाम होती है ना. अभी तो यार 31 दिसंबर की पार्टी मनाई थी, आज 23 मई, म्हणजे 5 महीने गेले. अरे बाप रे. सुबह हुआ, चाय पानी नाश्ता किए, दोपहर हुआ, खाना खाया, रात भी फिर से खाना खाया और सो गए. एक दिन चला गया आपके लाइफ का. ऐसे ही 7 दिन गए, 1 हफ्ता गया. ऐसे ही 4 हफ्ते चले गए, 1 महीना गया. ऐसे ही 12 महीने गए, 1 साल गया. ऐसे ही 70 साल गए, आपकी लाइफ गई. कुछ नहीं सोचा तो ऐसे होगा. आइदर यू रन द डे और डे रन्स यू. आप दिन को चलाते हो कि भाई कैसा होगा, या तो फिर दिन आपको चलाता है. आप क्या चाहते हो. अरे यार, ये सुबह में यहां से निकला है सूरज, कितना भी रोको उसको, कोई इधर जाके डूबेगा ही. परसों के दिन मुझे इलॉन मस्क का फोन आया था. इलॉन मस्क दुनिया का रिचेस्ट पर्सन, बोल रहे मैं मेरे फैमिली को लेके बीच पे बैठा हुआ था, शाम का टाइम था, सूरज डूब रहा था, सूर्यास्त बोलते ना. मैंने बहुत कोशिश किया, जो बाइडेन को कॉल लगाया, अमेरिका के राष्ट्रपति, कि बोले थोड़ा थामो ना जरा, अच्छा लग रहा है, बीच पे बैठा हूं फैमिली के साथ, जरा अच्छा लग रहा है, थोड़ा देर रोक देना सूरज को. जो बाइडेन बोला मैं भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने भी 2-4 दिन पहले प्रयत्न किया था, नहीं रुका. वो किसी का नहीं सुनता है, किसी का नहीं सुनता है. वो निकला है जाएगा, निकला है जाएगा, निकला है डूबेगा. कल का दिन आप यहां पे थे, आज आए फिर से. एक दिन चला गया, 1 हफ्ता गया, 1 महीना गया, साल गया, जिंदगी खत्म. आपका अगर इस दुनिया में आने से कोई फर्क नहीं पड़ा,
तो आपके इस दुनिया से जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, उदाहरण के साथ, दलील के साथ अपने पास बातें होती है। मैं बताता हूं, आज किसकी डेथ हुई है, जरा मुझे बताओ। एक महत्वपूर्ण आदमी इस दुनिया से चले गए हैं आज, कौन है? नहीं पता? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि 11 बजे का टाइम हो रहा है, सुबह से लेकर अभी तक भारत में कोई भी मरा नहीं होगा, ऐसा लगता है? नहीं ना, मरे होंगे ना। लेकिन आपको पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता। लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी, पता चला था आप लोगों को? यस। क्यों भाई? वो भी आदमी है, उनकी डेथ हुई तो आपको पता चलता है। आज सुबह से कितने व्यक्ति मरे हैं, आपको नहीं पता चला, क्यों? यस, आपकी यूटिलिटी। अच्छा, यहां पे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अकाउंट में लता मंगेशकर जी ने 1, 5 या 10 हजार रुपए डाले? कोई ऐसा व्यक्ति है? बताओ। कोई नहीं। उसके बावजूद जब वो इस दुनिया से जाते हैं, आपको बुरा लगता है और आपको पता चलता है। और वैसे तो कितने लोग जाते हैं आपको पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या है? आपके दुनिया में आने के बाद आपने आपके फील्ड में दुनिया को ही बदल दिया। लता मंगेशकर जी, उनकी फील्ड म्यूजिक, उसमें आए, बदल दिया दुनिया। समथिंग कंट्रीब्यूशन है आपका। दुनिया आपके आने के बाद आप सेम वैसी नहीं रही। सेम अगर आपकी लाइफ है, कोई थॉट नहीं, कोई सोचा नहीं, ऐसे ही सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन जा रहे हैं, तो आप भी जब इस दुनिया से जाएंगे, लोगों को कोई लेना देना नहीं है आप क्यों आए, आपने क्या किया। कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कुछ तो सोच होनी चाहिए, कुछ तो ख्याल होना चाहिए, कुछ तो ख्वाब होना चाहिए। क्या सोचा है मुझे बताओ। आईएएस की सोचना चाहिए। किसी ने भी कुछ भी नहीं सोचा है? सोचा है? क्या सोचा है मैडम? वो पीछे वाले मैडम, उन्होंने सोचा है कुछ तो। हाँ बोलिए ना। आईएएस बनना है आपको? क्यों? हाँ, जोरात बोला तो आवाज वैसे भी कम आता है। बोला बोलो ना। देखो सब सेम है। मी एक गोष्ट सांगतो नेहमी, कदम सर, मी माझ्या स्टुडंट्स विद्यार्थ्यांना एक गोष्ट नेहमी सांगत असतो। बघा, आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, एमपीएससी का एग्जाम देंगे, तो फायनल जो टप्पा आहे ना, शेवटचा जो टप्पा आहे तो आहे मुलाखत, इंटरव्ह्यू। आणि जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाता यूपीएससी मध्ये, तुमच्या समोर जे बसलेले 6 व्यक्ती जे असतात, 5-6, एक के भी सर के ऊपर बाल नहीं होते, सब टकले। मैं बताना क्या चाहता हूं, उनकी एज इतनी होती है, जो आप सर्विस करने जा रहे हैं ना, वो सर्विस उनकी पूरी हुई होती है, उन्होंने पूरी दुनिया देखी होती है, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं। आप अगर आपके आसपास बैठे हुए आपके जैसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, मित्र मंडली है, उनके सामने अगर नहीं बोलोगे, उनके सामने कैसा बोलोगे? अगर उनके सामने नहीं बोलोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका, सिंपल है। सर शुरुआत करा, शुरुआत बोलने की शुरुआत करो। और एक बात बोलता हूं मैडम, आपका नाम क्या है? वेदिका मैडम, तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो बघा, आपका ऑफिसर बनने का सफर स्टार्ट हो चुका है। आप ऐसा नहीं सोच सकते की आता मुख्य परीक्षा झाली आहे, आता इंटरव्ह्यूला जायचं आहे, आता आपण थोडासा इंटरव्ह्यू साठी प्रिपेअर करू, तयारी करू, नाही। तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, यूपीएससीचा सिलेबस बघा, एमपीएससीचा सिलेबस बघा, त्या सिलेबस मध्ये त्यांनी इंटरव्ह्यू या शब्दाचा उल्लेखच केलेला नाहीये। त्यामध्ये ते म्हणतात पर्सनॅलिटी टेस्ट, तुमची पर्सनॅलिटी टेस्ट करायची, तुमचा जो नॉलेज आहे ते ऑलरेडी टेस्टेड इन प्रिलिम्स आणि मेन्स। इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांना फक्त तुमची पर्सनॅलिटी टेस्ट करायची। एक दोन प्रश्न मी आता तुम्हाला सांगणार आहे इंटरव्ह्यू बद्दल, ते काय विचारतात, पण मला काय म्हणायचं आहे की आप सडनली चेंज नहीं कर सकते आपकी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी चेंज करने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। कब से? जब से आपने सोचा मला अधिकारी व्हायचं, जब से आपने सोचा मला अधिकारी व्हायचा, आईएएस होने का, ऑफिसर होने का, उस दिन से आप
उसका सफर स्टार्ट कर चुके हो, बोलना स्टार्ट करो। बोला व्हाई, क्यों? और कोई सपना बताओ। एक मैडम ने बताया स्वप्न क्या है, किसी ने कुछ सोचा है, ड्रीम नहीं सोचा है तो मैंने बताया आपको, फिर आप ऐसे ही दिन जा रहे हैं, आपके दिन जा रहे हैं, हफ्ते जा रहे हैं, अभी तक 20 साल की उम्र गई, अगली 20 जाएगी, खत्म हो गया, 40 के बाद कुछ नहीं बचता। जीना ये 10-12 साल, 15 साल, 20, बस उसके बाद कुछ नहीं। बोलो डीवाई एसपी, व्हाई नॉट एसपी? डीवाई का एसपी हुआ ना? नहीं, मुझे डीवाई। आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी पता है? लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब हर चीज नीचे आती है भाई, जमीन पे, बराबर? आप बॉल उछालोगे ना, नीचे आएगा। आपका जब एम हाई रहेगा ना, तो किधर तो भी नीचे का कुछ तो लगेगा। शूट फॉर द मून, तब नीचे का कुछ तो लगेगा। आप डिवाइस पे सोचे ना, नीचे आ जाओगे पीएसआई, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क करता है। आप चाहे मानो ना या मानो, आप सोचोगे नहीं मैंने अंडा ऊपर फेंका, नीचे नहीं आना, जाएगा नहीं। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, मानना पड़ेगा। तो सेम आपके थॉट के अंदर भी लॉ ऑफ ग्रेविटी है। आप जब ऊपर का सोचोगे, उसके लिए प्रयत्न करोगे ना, लग भी सकता है, वो लगेगा भी, लेकिन उसके नीचे आओगे, उसके ऊपर नहीं जाओगे। तो हाईएस्ट सोचो ना, हाईएस्ट सोचो। हाँ, वो जाने का मार्ग ऐसा हो सकता है की सर मी पहिले एमपीएससी देणार आहे, त्यामध्ये डीवायएसपी पोस्ट घेणार आणि नंतर आईपीएस साठी प्रयत्न करणार, पण मला आईपीएस व्हायचं, पुलिस डिपार्टमेंट मध्ये जायचं, वर्दी होना चाहिए यार, ये सितारे आसमान में अच्छे नहीं लगते यार, ये इधर शोल्डर पे होने चाहिए, मजा आएगा, है क्या नहीं? ऐसा होना चाहिए। और क्यों का पुलिस? सर वर्दीची तर क्रेज आहेच, पण थोडेसे काही चेंजेस पण हे करायचे। अच्छा, जैसे जैसे मतलब ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। कैसा होता है पता है क्या? कुछ लोग जिनका वो काम नहीं होता, मतलब मैं कहता हूं कि डिस्कवर योरसेल्फ। आपको पहले ये पता होना चाहिए आप किस लिए बने हो। जो लोग उस चीज के लिए बने नहीं होते, जब वो सर्विस में आते हैं ना किसी प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन को बदनाम कर देते हैं। आपको पता है, एक बात बताता हूं। आप जब अभी बात निकली है तो मैं बता देता हूं, दुनिया में या फिर आपके लाइफ में आपने 2 डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। याद रखना ये बात, लाइफ में 2 डिसीजन आप लोगों ने बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। पहला डिसीजन ये है कि आप काम क्या करने वाले हो, व्हाट विल बी योर प्रोफेशन। और दूसरा काम जो आपने सोचना है, बहुत सोच समझ के करना है, वो ये है कि आप शादी किससे करने वाले हैं, आपका लाइफ पार्टनर की कौन होगा। वजह बताता हूं। आपका जो जिंदगी है उसमें 8 घंटा तो आप मरे हुए होते हो, मतलब सोए हुए रहते हैं। बचे हुए 16 घंटे में आप 8 घंटा काम करते हो जो आपका प्रोफेशन है, और 8 घंटा उस व्यक्ति के साथ में रहते हो जो आपका लाइफ पार्टनर है। और आपको सच सच बताता हूं, 99% लोग ये दोनों डिसीजन गलत लेते हैं, दोनों डिसीजन गलत लेते हैं। अब मैं बात बताता हूं, मैं ये शादी वाला बात अभी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये उसका नहीं है सेमिनार, लेकिन प्रोफेशन की बात जरूर करेंगे। जब आप गलत प्रोफेशन चूज करते हो, जिस चीज के लिए आप नहीं बने हो, तो 3 लोगों के ऊपर आप जुल्म करते हो, 3 लोगों के साथ में नाइंसाफी करते हो। पहला कौन? सबसे पहले आप खुद, क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं हो, आपको काम में मजा ही नहीं आता, आप उसको बर्डन लोगे, डिस्टर्ब रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, टेंशन में रहोगे, हमेशा कभी खुश नहीं रहोगे। दूसरा, उन लोगों के ऊपर आप ज्यादती करते हो, जुल्म करते हो जिनको आप सर्व कर रहे हो, क्योंकि आप अच्छे हो ही नहीं उस फील्ड में, आप क्या सर्व करोगे मुझे बताओ। मैं टीचर अगर अच्छा नहीं हूं तो कितनी पूरी जनरेशन खराब कर सकता हूं। एक किसी ने कहा है कि एक बुलेट में इतनी शक्ति होती है कि एक आदमी की जान ले सकती है, लेकिन एक टीचर में इतनी शक्ति होती है कि पूरी जनरेशन को बर्बाद कर सकती है, पूरी जनरेशन। तो अगर मैं अच्छा टीचर नहीं हूं तो किनके ऊपर नाइंसाफी कर रहा हूं? जिनको मैं सर्व कर रहा हूं। तीसरी चीज जिसके ऊपर मैं जुल्म करता हूं, नाइंसाफी करता हूं, वो है मेरा प्रोफेशन।
क्योंकि मैं अगर खराब हूं टीचर तो सब लोग क्या बोलेंगे, टीचर असेच असतात, बरोबर। तो सेम ये जो आपने कहा कि एक तरह का धब्बा लगा हुआ है कुछ लोगों की वजह से, तो उसके वजह से सब बदनाम हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है। जैसे लता मंगेशकर ने बहुत जल्दी ही ये पहचान लिया था कि मेरे गले में भगवान ने मेरा रिश्ता रखा हुआ है। मुझे ये बहुत जल्दी डिस्कवर हो गया कि मेरे शब्दों में, मेरे बातों में असर है, मेरे शब्दों में मेरा भगवान ने रिस्क रखा हुआ है। मेरा प्रोफेशन टीचिंग होना चाहिए। टीचिंग इज माय प्रोफेशन। मुझे मजा आता है। मैं 6-6 घंटे का सेशन लेता हूं, मेरे को पता ही नहीं चलता 6 घंटे कैसे चलेंगे। तो ये चीज है। तो हमेशा अपने आप को पहचानो एक चीज। ठीक है, आपने अच्छा बताया कि आपको ये सारी चीजें चेंजेस करने हैं। और कोई जिसका प्रोफेशन, जिसका ख्वाब किसी ने कुछ सोचा है, बाकी लोगों ने सोचा नहीं है लगता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई तो यहाँ पे आपको सवाल नहीं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपको। व्हाट इज सिविल सर्विस एग्जाम? नागरी सेवा परीक्षा म्हणजे काय किंवा राज्य सेवा परीक्षा म्हणजे काय? बताइए। नागरी सेवा परीक्षा, त्याच्या शब्दांमध्ये त्याचा अर्थ त्यांनी सांगितले। नागरी म्हणजे तुम्ही ज्या ठिकाणी राहताय, जे तुमचं नगर आहे, जे तुमच्या नगरातले लोक आहेत, त्या लोकांची सेवा करणं, त्या सेवेसाठी कुठेतरी आपल्याला एका पोझिशनला जायचंय आणि नंतर आपण म्हणजे आपल्या इथे असं असतं, आता या संपूर्ण क्लासरूममध्ये तुम्ही समोर उभे आहात, तुम्ही ॲज अ टीचर आहात, तुम्ही ॲज अ मेंटॉर आहात, तो तुमच्याकडे तो हक्क आहे की तुम्ही एखाद्याला पनिश करू शकता और एखाद्याला एखादी गोष्ट करायला सांगू शकता। सो आपल्याला त्या एका पोझिशनवरती पोहोचायचं आहे की जिकडून आपण त्यांच्या मदतीसाठी काहीतरी करू शकतो। सो ह्या पोझिशनसाठी जी एक्झाम असते नागरिक सेवा परीक्षा और राज्य सेवा, इट इज अगेन सेम फॉर द स्टेट। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि क्या है ये लफड़ा सीएसई सिविल सर्विस एग्जाम। सुनो, देखो इसके अंदर नाम के अंदर ही लिखा हुआ है सेवा, सर्विस, बराबर। आपको बताता हूं मैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आप पकड़ लो सलमान खान, उसका एक बीइंग ह्यूमन करके एक फाउंडेशन है। उसी तरह से हमारे यहाँ पे रतन टाटा साहब का यहाँ पे फोटो लगाया हुआ, उनका एक फाउंडेशन है, उनका एक ट्रस्ट है। उसी तरह से बिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, ये बिल गेट्स का जो है फाउंडेशन है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जनता की सेवा करते हैं। उनके पास जो पैसे वगैरह है उसके वजह से कैंसर के पेशेंट्स को पैसे दे दिए, किसी को एजुकेशन के लिए पैसे दे दिए। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? सेवा कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। लेकिन कब? जब एक लेवल पे पहुंचने के बाद, अब उनका हो गया है भाई अच्छा खासा, तब बराबर। ये एग्जाम ऐसा है कि 21 साल में 21 इयर्स में आपको इस लेवल पे पहुंचाता है कि आप जनता की सेवा कर सकते हैं। आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे, आपके सामने लोग आएंगे जो मजलूम है, जिनके ऊपर किसी ने जुल्म किया है, जिसके ऊपर कोई मजबूत पॉलिटिशियन उसने उसको आक्रमण किया हुआ, पकड़ो फॉर एग्जाम्पल, वो आपके पास आएगा और आप उसको इंसाफ दिला देंगे। अभी हमारी एज 20-21 साल है, मुझे बताओ हम लोगों को हमारे घर वाले तो नहीं पूछते हैं क्या? घरात कोणता फंक्शन असेल, कार्यक्रम असेल, हल्दी असेल, लग्न असेल, आपला विचार घेतला जात नाही, कोणच विचारत नाही। कोण विचारताय आपले को? तुम्ही ज्या गावात राहतात, तुमचे गावातले सरपंच तरी येऊन विचारतात का, अरे आपल्या गावात ना असं करायचं, तुमचं काय म्हणणं आहे? बोलो, किसी को पूछा है क्या? अपनी यूटिलिटी शून्य है, 0 है, कोई नहीं पूछता अपने को। एक एग्जाम क्रैक करो, सिविल सर्विस एग्जाम, नागरी सेवा परीक्षा किंवा राज्य सेवा परीक्षा, हर दिन प्राइम मिनिस्टर आपसे मीटिंग करता है। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर एक भी डिसीजन उनके सेक्रेटरी को पूछे बिना नहीं लेते हैं। आप कौन से लेवल तक पहुंच सकते हो? आप सेक्रेटरी बन सकते हो, चीफ सेक्रेटरी बन सकते हो, कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हो, सबसे अपर मोस्ट यही है। आप हर दिन प्राइम मिनिस्टर के साथ में मीटिंग करते हो, आप हर दिन चीफ मिनिस्टर के साथ में मीटिंग करते हो। सोचो आप। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अंसार शेख को पहचानते हैं आप?
आईएएस अंसार शेख, पहचानते हैं? कभी मिले हैं क्या? वो रिक्शा चलाने वाले बाप का बेटा, उसने ऐसा क्या किया कि आप लोग उसको जानते हैं यहाँ पे गोविंदी में? एक ही तो किया, खाली एक एग्जाम क्रैक किया। उसने आपके लाइफ के ऊपर कुछ इंपैक्ट नहीं क्रिएट किया है, लेकिन ये एग्जाम इतना पावरफुल है। और आपको एक बात बताऊं, यही सवाल मैंने गुजरात में किया था कि अंसार शेख को आप पहचानते हो क्या? उधर भी उन्होंने हाँ बोला। यही सवाल मैंने दिल्ली में पूछा था कि अंसार शेख को आप पहचानते हैं क्या? उन्होंने वहां पे हाँ बोला था। इसका मतलब क्या? एक लातूर मध्ये राहणारा एक गरीब व्यक्ति जिसकी पूरे भारत में पहचान हो गई, किस वजह से? किस वजह से भाई? खाली एक एग्जाम तो क्रैक किया। मुझे सच सच बताओ, ईमानदारी के साथ, उन्होंने एग्जाम क्रैक नहीं किया होता तो आप पहचानते क्या? सिंपल है, रिकॉग्निशन देता है आपको, ये पूरे भारत में पहचान देता है ये एग्जाम। आपको एक बात बताऊं, आप कितने भी बड़े इंजीनियर बन गए ना, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो, आप कितने भी बड़े इंजीनियर बन गए, आपका बॉस जो है ना वो इंजीनियर ही रहेगा। आप कितने भी बड़े इंजीनियर बन गए, आपके अंडर में नीचे काम करने वाले इंजीनियर होंगे। आप डॉक्टर हो, आप जे हॉस्पिटल के डीन भी बन गए ना, तो आपके नीचे काम करने वाले डॉक्टर हो। ये एक ऐसी जॉब है, सर्विस है, जिसके अंदर में डॉक्टर भी होते हैं, जिसके अंदर इंजीनियर भी होते हैं, जिसके अंदर सीए भी होते हैं। आप एक सीए बन जाओ, सीए का फॉर्म चलाओ, आपके अंडर में काम करने वाले लोग सीए होंगे। लेकिन आप आईएएस ऑफिसर, पता है आपको, आईएएस ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट का भी हेड होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड आईएएस ऑफिसर होता है, आरबीआई का हेड आईएएस ऑफिसर बनता है। आप सोचो, तो जिसको लाइफ में ऐसा कुछ नया करने का है ना, हर दिन नया चाहिए, कुछ तो थ्रिल, कुछ तो एडवेंचर, कुछ तो एक्सपोजर, कुछ तो नया, आईएएस ऑफिसर की जॉब बहुत कड़की चालू है यार, पैसे से नहीं। कोई ऐसा आईएएस या आईपीएस ऑफिसर आपको मिला यार, महंगाई खूप बड़ी है, पूरा शोधना है रे, घरचा पूरा शोधना है, खूप म्हणजे गरीबी आहे, कर्की चालू है, खूप मंदी है, मिला कोई ऐसा आईएएस आईपीएस ऑफिसर? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, तकलीफ नहीं आएगी कभी जिंदगी में। रिकॉग्निशन है, पहचान है, जस्ट एक एग्जाम क्रैक करना, ये इतना पावरफुल एग्जाम। बहुत टफ है क्या? बहुत हार्ड है। कल 3 लोग आगे गए, मुझे ऐसा लगता है कि सबके 2-2 हाथ ही थे भाई, 2 हाथ, किसी का 3 था, 2 पैर थे सबको, 1 नाक था, 2 आंखें थी, 1 दिमाग था, सब कुछ है। और गरीब परिस्थिति में से भी आए थे, हालात खराब थे उनके। कुछ चीजें चाहिए पास होने के लिए, बस वो क्या क्या चीजें होती है जो चाहिए पास होने के लिए, सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? कोई बता सकता है क्या? एक चीज तो मैंने बताया आपको स्टार्ट में, फोकस। अरे भाई खाली एक चीज लेके चलो बस, आप खत्म, मतलब कुछ भी बन सकते हो। मोरवंते सरकार बोले 2 दगड़ रहते हैं, पत्थर, वो आदमी एक दगड़ की मूर्ति बनाने के लिए जाता है, उसके ऊपर पहली हथौड़ा मारता है तो वो दगड़ अंदर से चिल्लाता है, वेदना हो रही है, दर्द हो रहा है, तो वो बेचारा छोड़ देता है उसको। दूसरी जो दगड़ है उसकी मूर्ति बनाता है, उसको भी वेदना हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसने बर्दाश्त किया और उसकी मूर्ति बनती है। जब राजा लेके जाता है तो दोनों पत्थर को लेके जाता है, एक मूर्ति को सजा के रखता है और दूसरा दगड़ किसके नीचे रखता है, नारियल फोड़ने के लिए। अब हर रोज उसके ऊपर नारियल फोड़ा जाता है, उसकी वेदना हो रही है, तब उसको ख्याल आता है, अरे यार तेव्हा जर अभ्यास केला असता तर आज मी पण आईपीएस ऑफिसर असते। होता है। आपको देखो एक बात याद रखना है, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, हर चीज का एक प्राइस है।
मुझे यहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने उठ के बताना कि सर मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने फ्री में लिया। हाँ, आपके पास अगर है, आपने उसका पैसा नहीं दिया तो आपके पापा ने दिया होगा, लेकिन किसी कंपनी ने आपको लाके फुकट में मोबाइल नहीं दिया है। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है, आपको प्राइस पे करना होता है। आप सोचोगे मुझे तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, तो थोड़ा सा आराम करो और कुछ देर के बाद जो रिग्रेट होगा ना, जो पछतावा होगा ना, उसकी प्राइस कितनी है वो गिन लेना फिर। If you think the price of winning is too high, then wait for the price of regret. Understood or not? समझ रहा है कि नहीं? अगर आप सोच रहे हो कि जीतने के लिए बहुत ज्यादा प्राइस पे करनी है, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो रुको जरा, थोड़े दिन वेट करो, बस थोड़े दिन। आपको पता चलेगा कि पछतावे का, रिग्रेट का प्राइस कितना हाई होता है, और वो जनरेशन टू जनरेशन होता है। पता है आपको, आपकी एक गलती की सजा आपके आने वाले 4 जनरेशन भुगत रहे हो। कुछ तो प्राइस पे करनी है, थोड़ा सा दर्द सहे हो। अच्छा, आपको एक बात बताता हूं मैं, अभी बात मुझे याद आई है इसलिए। मोहम्मद अली को पहचानते हैं क्या आप? मोहम्मद अली पहचानते हैं? द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम। वो क्या बोलते हैं सुनो। मोहम्मद अली के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूं, किसी को बताओ मत, राज की बात बताता हूं। 1960s में या 70s में एक मैच होती है, एक मैच बॉक्सिंग। अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, सहन कर ले, एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। उपक्रम सुरू केला होता कदम सर। प्रत्येक घरात एक डब्बा दिलाय छोटा, एका महिन्यानंतर ते डब्बा आम्ही कलेक्ट करतो। त्या डब्यामध्ये 10 रुपये 20 रुपये ज्यांना जसं जमेल तसं टाकायचं। एक महिन्यानंतर ते कलेक्शन करतो आम्ही, आणि जे पण गरीब आहेत, ज्यांचे घरात किंवा कोणाचं लग्न असेल, मुलीचं लग्न असेल, तर त्यांना आपण ते करतो। मी त्यामध्ये एक अमेंडमेंट केलं। मी एका कार्यक्रमामध्ये त्यांना सांगितलं हे स्टॉप करा, ते बंद करा, किंवा हे चालू ठेवायचं असेल तर चालू ठेवा, काही नाही, पण एक सजेशन माझा तुम्ही घ्या। बोले काय जनरेशन, काय सजेशन आहे? गावात कोण असा असेल कि जो जिनका बाप नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं? जिनके पापा एक्सपायर हो गए, मराठीमध्ये काय म्हणतात? जे अनाथ आहेत, अनाथ जो मुलं आहेत, जिनके घर में जिनके पापा नहीं है, आप लोग क्या करते हैं? उनके घर में हर महीने को राशन भरते हैं ना, ते करू नका। ते अनाथ जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, उनको मेरे पास लेके आओ आप। उनको मैं कुछ नहीं, मोठा नहीं, आईपीएस आईएएस नको, त्यांना अपन सादा छोटा सा कांस्टेबल बना देंगे। और मैं आपको लिख के देता हूं, अगर ये बच्चा कांस्टेबल अगर बना तो इसका बच्चा आईपीएस बनेगा। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने उसका पूरा जनरेशन आगे का सुधार किया। किसी को आप अगर भूख लगती है तो उसको मछली अगर लाके देते हो तो वो क्या करेगा? फ्राई करेगा और खाएगा। उसको वापस भूख लगेगी तो फिर क्या करेगा? फिर से मछली मांगेगा आपके पास। आप क्या करो? उसको मछली पकड़ना सिखा दो। जब भी भूख लगेगी जाएगा, मछली पकड़ेगा, फ्राई करेगा, खाएगा। आपके पास आने की उसको जरूरत नहीं है। मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर आप एक एग्जाम क्रैक करते हो, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत है। आपकी लाइफ तो सेट हो जाएगी, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा आपको। अच्छा, और एक चीज मैं आपको यहां पे फोकस करके जोर देके बताना चाहता हूं, लक्षात घ्या। आज 5 किंवा 10 वर्षानंतर आप लोगों में से किसी को कोई ऐसा इवेंट होता है आपके लाइफ में और आपको किसी अधिकारी की जरूरत पड़ती है, लक्षात घ्या। 5 वर्षानंतर 10 वर्षानंतर तुमच्या आयुष्यात कधी तुम्हाला एखाद्या अधिकारी की जरूरत लगी, आप और अगर आप उस वक्त अधिकारी नहीं हो, आपके दिमाग में 100% एक थॉट आएगा
की त्या दिवशी सरांनी सांगितला होता अभ्यास कर, अभ्यास केला असता तर आज मी स्वतः अधिकारी असतो. पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, होगा. और आपको एक बात बताऊं, ये पछतावा, ये रिग्रेट उनको नहीं होगा जो बाहर है. जिन्होंने आज का सेमिनार अटेंड नहीं किया उनको नहीं होगा, लेकिन आपको होगा. क्यों? आप सुन के नहीं कर रहे. उनको तो करना ही नहीं है. अरे मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही. गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. ते घरातून निघालेच नाही, तर घर से निकले ही नहीं तो खत्म बात. आप निकले हो, लेकिन निकल के अगर नहीं कर रहे हो, डाइवर्ट हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो पछताओगे. चाहते हो पछताना? उसका प्राइस जो है बहुत हाई है, पूरे जिंदगी भर रहता है, पूरे जिंदगी भर, पूरे लाइफ. अगर चाहते नहीं हो पछताना तो वर्क करना स्टार्ट कर दो. व्हाई? क्यों करना है आईएएस ऑफिसर, ये आपको पता, लेकिन कैसे करना है, हाउ? आओ हमारे पास. एक गारंटी तो, श्योरिटी तो मैं 100% देता हूं कि यहां पे 1 रुपए की कभी कोई कमी आपको नहीं दिखेगी. कसा करायचा है सर? आम्ही आहोत, या आओ. हो, गॅरंटी इसलिए देता हूं कि 6-7 वर्ष झाले या फील्ड मध्ये आहे मी, टीचिंग मध्ये. आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि सर गाइडेंस में कमी है. और अभी तक आप लोग तो देख रहे हो सामने, इतना कुछ ज्यादा मेरा उम्र नहीं है, एज नहीं है. सर पे बाल तो अभी भी टिके हुए थोड़े बहुत है भले. इतने कम उम्र में 36 विद्यार्थी मेरे आज सर्विस में है. 36 विद्यार्थी अंडर माय गाइडेंस आज अधिकारी है. बड़ा आंकड़ा है, 36 बड़ा आंकड़ा है. आपको क्या लग रहा है? 36 एक अधिकारी बनाने के लिए आपको पता नहीं कितनी मेहनत लगती है. 36 अधिकारी आज सर्विस में है. और जो नहीं भी है वो तो ये नहीं बोल सकते की सरांनी मार्गदर्शन चुकीचं केलं नाही. आणि दुसरी गोष्ट सांगतो तुम्हाला, मार्गदर्शन, गाइड, टू द पॉइंट सांगणारा मार्केटमध्ये बहुत कम है अवेलेबल. मिसगाइड करने वाले जास्त आहेत. मिसकॉन्सेप्शन यूपीएससी बद्दल, एमपीएससी बद्दल सांगणारे जास्त आहेत. प्रॉपर गाइड करणारे खूप कमी आहेत. जर करायचा असेल, व्हाई क्लियर है. मैंने एक मर्तबा सेमिनार में पूछा था कि आपको आईएएस क्यों बनना है, तर कदम सर त्यांनी सांगितलं की मेरे नानी की ख्वाहिश है. नानी म्हणजे कोण? आईची आई. तो मैंने बोला नानी अभी किधर है? तो तर नानी स्वर्गात आहे. बोलो ते स्वर्गात आहे पण तुम्ही नरकात जाणार. अरे आपको करना है तो करो, नानी को करना है इसलिए मत करो. कारण काय तुम्हाला सांगतो मी, का असं म्हणतो की वाय स्ट्रॉंग असला पाहिजे. तुम्ही का करता हे अभ्यास का करता? वाय स्ट्रॉंग का असला पाहिजे? कारण हा जो जर्नी आहे, हा जो प्रवास आहे, या प्रवासाच्या दरम्यान थोडेफार कुछ तो मुसीबत तकलीफ आने वाली है. तेव्हा तुमचं असं मन होईल, अरे यार त्या मित्राने गाडी घेतली, माझ्याकडे काहीच नाही, चला गिवअप करू आणि कुठेतरी कामाला लागू. जेव्हा गिवअप करायचा तुमचा थोडा मनामध्ये थोडासा विचार आला ना, लगेच लक्षात येईल बाबा सुरू का केला होता आपण. तर सुरू करण्यासाठी जो कारण आहे तो जर स्ट्रॉंग असेल तर तुम्ही टिकून राहता एंड पर्यंत. तर का करताय ते स्ट्रॉंग असला पाहिजे. याला दाखवण्यासाठी, त्याला दाखवण्यासाठी असं नाही. कुछ तो उसके अंदर इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए. तुम्ही एक पिक्चर बघितला असेल, शादी में जरूर आना. त्यामध्ये राजकुमार राव हे हिरो आहे. राजकुमार राव जो आहे त्याच्याकडे क्लास 4 ची नौकरी आहे आणि उसका शादी फिक्स होता है एक लड़की के साथ. ज्या दिवशी लग्न है त्याच दिवशी त्या मुलीने, मतलब वो जिसकी जो दुल्हन है, जिसकी शादी है, उसने कोई तो एग्जाम दिया हुआ होता है और वो एग्जाम का रिजल्ट लगता है, क्लास 2 पोस्ट. उसकी बहन उसको बोलती है अरे तू क्लास 4 सोबत राहणार, एक क्लर्क व्यक्ति सोबत तू राहणार. नहीं 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 ऐसा ना को. बाद में वो शादी का मंडप छोड़ के भाग जाती है दुल्हन. और ये जो लड़का है ये अपने फैमिली के साथ, मम्मी पापा पूरा बारात लेके आया हुआ है शादी के मंडप में. इसको लगता है बहुत बुरा. हा ठरवतो की तू क्लास 2 ऑफिसर आहे, मी क्लास 1 होणार. एका वर्षात यूपीएससी ची परीक्षा देऊन आईएएस ऑफिसर बनता है.
आईएएस ऑफिसर झाल्यानंतर वो जो लड़की है उसके ऊपर कुछ तो करप्शन का चार्जेस लगता है, और वो करप्शन चार्जेस जो कमिटी के पास आता है वो कमिटी का अध्यक्ष वो लड़का होता है। माझा म्हणायचा अर्थ काय है, मीनिंग क्या है, आप सुनो बात को। वो जो व्यक्ति है, वो जो लड़का है, उसके पास आईएएस बनने की क्षमता नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, वो खुश है उसका क्लास 4 का नौकरी में, लेकिन एक इवेंट होता है, वो लड़की उसको छोड़ के जाती है, तब वो डिसाइड करता आप तुझे दिखाता हूं। आप समझ में आ रही बात? अगर टारगेट सामने हो, व्हाई, क्यों कर रहे हो, जर स्ट्रॉन्ग असेल तो आप टिकते रहते हैं और रिजल्ट जल्दी लगता है। इसका उदाहरण तो मैंने पहले भी दे दिया, कुर्सी वाला। टारगेट जरूरी है, व्हाई, क्यों, वो जरूरी है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना, सॉन्ग है उसके अंदर। व्हाई, मेरा इंतकाम देखेगी, मेरा बदला आप देखेगी। वो ठुकरा के मेरा प्यार, मुझे ठुकराया है ना, व्हाई स्ट्रॉन्ग असला पाहिजे। मम्मी पापा का फैमिली कंडीशन खराब है, आर्थिक परिस्थिति खराब है, सुधारना, कुछ भी हो, इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए। जो आपका वाई है उसमें आपके जज्बात होने चाहिए, इमोशंस होने चाहिए। आप रुकोगे नहीं, जब भी रुकावटें आएगी तब रुकोगे नहीं। ये बंदा जो है ना, सामने देख रहे हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इंजीनियरिंग मध्ये ऍडमिशन घ्यायचं आहे, घर में पैसे नहीं है। उनकी सिस्टर है, वो सिस्टर की ज्वेलरी बेचकर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। और एक बात बताता हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर है, फोटो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, स्टोरी सुनो, स्टोरी। घर में इतने खराब हालात है, अनटचेबिलिटी, अछूत वगैरह, वो बहुत सारी चीजें। एक दिन दिमाग में आया, छोटे थे, 7वीं क्लास में थे, एक दिन दिमाग में आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता हूं। पूरे घर के अंदर छान मारा, 4 दिन 4 दिन घर में पूरा छानने के बाद खाली 8 आने मिले, 8 आने। भागने के लिए पैसे चाहिए ना, तो पैसे छाना तो आपके घर में 8 आने मिले 4 दिन में। सबका सिचुएशन चेंज करें। क्या बोलते हैं, एजुकेशन, शिक्षण हा वाघिणीचं दूध है, जो पिएगा वो दहाड़। भाई पैसा नहीं है लेकिन पढ़ना है, पैसा नहीं है लेकिन पढ़ना है। सयाजीराव गायकवाड़, उनके पास से पैसा लेते हैं, फुकट में नहीं भाई, अभ्यास झाल्यानंतर तुमच्याकडे नौकरी करणार। मालूम है आपको ये बात, फ्री में पैसा नहीं लिया। आप सुनो एक बात, डिग्री है 6 साल की, पैसा है 18 महीने का। पैसा जो उनको मिला हुआ है वो इतना है कि वहां पे वो सिर्फ 18 महीने रह सकते हैं। अरे डिग्री 6 साल की, क्या करने का। जो उनके साथ में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको 6 साल में कंप्लीट करना है। मुझे 18 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। कैलकुलेशन किया, हर दिन मुझे 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। किसी किसी दिन 21 घंटा भी पढ़ाई की, म्हणजे अभ्यास किती, तर 18 ते 21 तास हर रोज। हर किसी का डिग्री 6 साल में कंप्लीट हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 18 महीने के अंदर वो डिग्री लेके घर पे। कारण मत दो, एक्सक्यूज मत दो। ये एक्सक्यूज तो उनके पास तो और अच्छे से थे। हमारी कहां परिस्थिति इतनी खराब है, मुझे बताओ। हम लोग यहाँ पे किसी ने बाहर जाके पढ़ाई करने का सोचा तो भी है क्या? एक बार तो भी दिमाग में थॉट आया क्या हमारे? तुम्हें विचार करा, कब की गोष्ट है वो, आज से 100 साल पहले की। तब बाहर जाना और ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि नहीं? क्या आसान होगा? डिफिकल्ट होगा ना। आणि घरात पैसे काहीच नाही, अख्ख्या घरात 4 दिवसात आठवणे। उसके बावजूद सपने देखो, सपने थे बड़े तो साकार हुए कि नहीं? परिस्थिती कौन सी? घरात आठाने आहेत,
इंग्लंडमध्ये जाऊन अभ्यास करायचा विचार चालू आहे. हे कसं काय असणार, कसं काय होणार, किया की नाही? आई वडील गरीब आहे सर, नाही होणार, कसं काय, घरची परिस्थिती आहे, जबाबदारी आहे, मान्य आहे, लेकिन कोई आपका सुनने वाला नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा. अरे वो आदमी है जो आदमी स्कूल में जाता है, चौथी में, तो पानी पीने की इजाजत नहीं है उसको. वहां पे एक पियोन होता था, पियोन. वो पियोन क्या करता था, ऐसा पानी उल्टा करता था और ये नीचे हाथ लगा के पानी पीते थे. मटके को हाथ लगाने का नहीं. क्लास मध्ये एंटर करताना खाली बसायचा नाही, घरातून एक थैली घेऊन या, उसके ऊपर बैठो और साथ में लेके जाओ. और वही व्यक्ति बाद में जाके फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है. मेरा सवाल है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, घटना समिति में कितने लोग थे? बड़े बड़े दिग्गज लोग थे. ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड इनको ही क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरे समिति में, घटना समिति में नहीं था. 389 मेंबर्स, एक भी सदस्य इनके लेवल का नहीं था, इसलिए बनाया. अगर होता तो उनको बना देता. समझ रहे हैं बात को? बिके नहीं थे तो कोई पूछता न था, है ना? जब बिके नहीं थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद के मुझको अनमोल कर दिया. ये है एजुकेशन का ताकत. आप लोग शेर वगैरह बोलने के बाद ताली वगैरह बजाते नहीं यार. जितना ज्यादा तालियां बजाएंगे उतने शेर आएंगे. सर आपको बताता हूं, एक जो शायर होता है वो तालियों का भूखा होता है. आपको रूल्स पता नहीं है, शेर आएगा ना तालियां बजाओ, और तगड़ा शेर आएगा फिर आगे. तो ये चीजें बतानी थी मुझे आपको, मैंने बता दिया फ्लो के अंदर. अम्बेडकर ने वहां से लंदन से आने के बाद नौकरी की क्या नहीं की? नौकरी, पूरी नौकरी की, पैसा फुकट नहीं दिया. कौन डेरिंग करता है? आप क्यों नहीं डेरिंग करते? अच्छा मुझे बताओ, ये रो के, ये गिला शिकवा करके आपली परिस्थिती खराब नाही यार, माझ्याकडे हे असतं तर हे केलं असतं, कौन देने वाला है आपको? कौन सुनने वाला है? सिंपैथी लेके आप क्या करोगे? बात समझ रहे हैं मेरी? आपको उसमें से मार्ग निकालना है. अच्छा, मार्ग निकालने के लिए आप पहले व्यक्ति नहीं हो, आपसे 100 साल पहले इन्होंने निकाल चुके हैं. उनके मार्ग पे चलो, कॉपी करो. नहीं करोगे तो भीड़ का हिस्सा बनना है आपको पूरे जिंदगी भर. और आपकी आने वाली जो जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, वो पूछेंगे आपको, 23 में 2023 ला एक कार्यक्रम तुम्ही अटेंड केला होता पप्पा, अधिकारी का नाही तुम्ही आज? लड़कियों को पूछेंगे, मम्मी 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 23 मे 2023 सकाळी 11 वाजता 10 वाजता अक्रम सर आले होते, तुम्हाला सांगितलं होतं असं करा म्हणून. किती छान सर होते, किती छान तुम्हाला कन्व्हिन्स केला सरांनी की करा म्हणून. काहीच टफ नाहीये, काहीच डिफिकल्ट नाहीये, काही डूज आहेत, काही डोंट्स आहेत, हे फॉलो करा, व्हाल तुम्ही. आणि जर करायचं असेल, इच्छा असेल, तुमचा वाय स्ट्रॉंग असेल तर आमच्याकडे या, आम्ही करू, आम्ही सांगू तुम्हाला कसं करायचं. आपण परत एकदा सेशन ठेवू. पण तुम्ही का केला नाही मम्मी? आज त्यावेळेस जर तुम्ही केलं असतं तर आज तुम्ही अधिकारी असते ना. मी माझ्या शाळेमध्ये सांगितलं असणार आहे माझी मम्मी डेप्युटी कलेक्टर है. हाँ, सवाल आने वाले हैं आप, सवाल आने वाले हैं. उस टाइम पे क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? हाँ, क्या बोलोगे? नाही नाही नाही, माझी परिस्थिती नव्हती रे, खूप जबाबदारी होती. अरे लग्न झाला होता ना, लग्नानंतर त्या सेमिनारला अटेंड केला होता मी, आणि लगेच एका वर्षात तू आली म्हणून मी नाही करू शकली. अरे परिस्थिती नव्हती रे, पैसेच नव्हते. मग पैसे तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांकडे पण नव्हते, हे सांगितलं होतं सरांनी. आणि सरांनी हे पण सांगितलं होतं की यू हॅव टू पे प्राइस. थोड़ी सी वेदना, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा आलस, थोड़ी मेहनत, ये लगने वाला है उसको. यू हैव टू पे प्राइस, नथिंग इज फ्री. सरांनी सांगितलं होतं
तुम्ही तेव्हा प्राइस का पेरी केली नाही मम्मी? आप क्या जवाब दोगे? खाने के अलावा और कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो। आणि कल यहाँ पे जो सर थे डेप्युटी कलेक्टर, त्यांनी सांगितलं की या कार्यक्रमामधून जर 5 विद्यार्थी 5 लोग अगर अधिकारी बने तो हाँ कार्यक्रम सफल हुआ। मैं नहीं मानता उस बात को, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। मेरा मानना है हर एक व्यक्ति यहाँ पे क्षमता रखता है, ताकत रखता है और सबके सब अधिकारी बन सकते हैं और सबके सबके बनना चाहिए। क्यों 5 व्यक्ति सिर्फ? 5 लोगों को कुछ अपन ने अलग दिया, बाकी लोगों को अलग दिया? सबको सेम दिया, सब लोगों ने बनना चाहिए। परिस्थिति किसी की ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन परिस्थिति के ऊपर मात भी किया जा सकता है। हाँ ऐसा होगा कि 5 लोग इस साल बनेंगे, उसके बाद 5 बनेंगे, उसके बाद 15 बनेंगे, उसके बाद 25 बनेंगे, लेकिन हर किसी ने बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, देखो ये सब महापुरुष लोग हैं, इनकी बातों को मैं दोहरा रहा हूं। यहां बैठे हुए जो है ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा है जो आपका माइंड कंसीव कर सकता है आप वो अचीव कर सकते हैं। आपके माइंड के अंदर अगर ये चीज नहीं आती ना तो आप इधर आते ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तब आप यहाँ पे आके बैठे हो। तो अगर लगता है तो आप कर सकते हो। इनका तो मानो, अरे स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पे है, उनका तो मानो। फियर नॉट, घबरायचा नहीं, बी स्ट्रॉन्ग, इनके पुस्तक का ही नाम है। कशाला घाबरा? क्यों स्ट्रॉन्ग? हाँ कैसे करना है हम बताते हैं ना, हम है ना। दिमाग तो बनाओ, सोच तो बनाओ, सर करायचा ना, संपली गोष्ट। एक और उदाहरण देता हूं। दिल्लीमध्ये असताना एक सर आहे, त्या सरांचं म्हणणं आहे, माझ्याकडे एक विद्यार्थी आला की सर तलाठीची परीक्षा नापास झालो। दिल्लीमध्ये जे बस चालतात वो बस का कंडक्टरची परीक्षा नापास झालो। उसके बाद जो सफाई कर्मचारी असतात, सफाई कर्मचारीसाठी परीक्षा दिली, नापास झालो। मला असं वाटतं की मी आयएएसच म्हणणार। स्टेटमेंट है उसका क्या? तलाटी की परीक्षा नापास हुआ, कंडक्टर की परीक्षा नापास हुआ, सफाई कर्मचारी की परीक्षा नापास हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आईएएस बनूंगा। सिर्फ एक चीज है कंडीशन, सर तुम्ही फक्त मला सांगा कसं करायचं है, जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा, इस बात की मैं शपथ देता हूं आज। वो सर का कहना है कि वो म्हणता आज आईएएस है। एकच कंडीशन काय? सर तुम्ही सांगा मी करणार, आप बोलो बस मैं फॉलो करता हूं ब्लाइंडली, वो आ जाइए सर। आपकी क्षमता ये डिसाइड नहीं करती कि आपने पास्ट में क्या किया है। आपका पास्ट जो है आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता है, याद रखना इस बात को। आपने इससे पहले वो चीज नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे भी नहीं कर सकते। बात मेरी समझ आ रही है, बाउंसर जा रही है आप लोगों की? सोचो जरा इसके बारे में, सिंसियरली सोचो। मेरा तो ये विजन है कि ये अपना जो भाग है ना, ये भाग 5 सालों के बाद अधिकारी लोगों का एरिया है, ऐसा फेमस होना चाहिए, ऐसा फेमस होना चाहिए। ये जो एरिया है इथे अधिकारी लोग रहतात, अरे प्रत्येक गावातला 15-20-25 अधिकारी आहेत, ऐसा होना चाहिए। उसके लिए एक शुरुआत की जरूरत है। करोगे, बनोगे। अपने यहाँ का मैंने वो आर्थिक परिस्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन को इसीलिए बीच में मैंने डाला क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग उसको फेस करते हैं, है ना। लेकिन हम लोग उससे भी ज्यादा, इनकी जो हालात थी इनसे ज्यादा खराब हालात हमारे नहीं है। और फिर मैंने ये भी बोला कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिला होगा अभी तक कि जो आईपीएस है और वो बोले आपको अरे यार पैसेच नाही, बोल एकदम गरीब परिस्थिती चालू आहे सध्या, महंगाई इतकी वाढली है आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे नाही। ऐसा कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर आपको नहीं बोले। त्या परिस्थितीवरती मात करायचं असेल तर ही परीक्षा द्या, है ना। और एक बात, यहाँ पे किसी का ऑटोनॉमी नहीं है, किसी का ऐसा ये नहीं है
कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, है ना, वो 3 सुपर 30 का डायलॉग। अब इधर ऐसा नहीं है। आप देखोगे ना यूपीएससी का लिस्ट, हर साल जो बच्चे पास होते हैं, गरीब से गरीब मिलेंगे आपको, अमीर से अमीर मिलेंगे। इक्वल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, इक्वल प्लेटफॉर्म। तो यहां पे अगर आप शाहरुख खान के लड़के होते तो आपको इजीली एक्सेस मिल जाता बॉलीवुड में, एक आधी पिक्चर तो वो दिला ही देता। अगर आपको बॉलीवुड में जाना चाहते हैं तो आपके साथ में अनइक्वल हो गया, क्योंकि एक बंदा है जो डायरेक्टली आ रहा है, आप नहीं जा सकते डायरेक्ट, क्योंकि आपका बाप शाहरुख खान नहीं है। लेकिन ये वाला एग्जाम ऐसा है जिसके अंदर हर कोई फॉर्म भर सकता है। भाई खाली 100 रुपए की जरूरत है, 100 रुपीज भर दो, सब भर दो, एग्जाम दो। मेरा तो कभी कभी कहना होता है कि यार आप IAS IPS ऑफिसर बनो ना, मत बनो, लेकिन अगर इस दुनिया में आके अगर यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया तो क्या किया फिर? इतना कुछ सिखाता है, आपकी पर्सनालिटी को ग्रोथ करता है। मेरा कहना होता है कि 2 लोग हैं, एक ने MBA किया है और वो जॉब को लगा फौरन, दूसरा एक व्यक्ति है जिसने MBA किया लेकिन उसके बाद उसने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया 1 साल और उसके बाद उसका नहीं हुआ, IAS IPS नहीं हुआ। जो दूसरा व्यक्ति है ना जिसने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है, ये वाले बंदे से बहुत आगे जाएगा। ये सिखाती है यूपीएससी, ये सिखाती है MPSC, ये परीक्षा, ये इसका जो अभ्यासक्रम है ये इस तरह से आपको बनाता है, ओवरऑल ग्रोथ देता है, डेवलपमेंट होता है। अम्बेडकर के लिए मैं एक शेर हमेशा बोलता हूँ, ध्यान दो उसके ऊपर, शेर के ऊपर, कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा। मेरा जो तरीका है काम करने का कि अमीरी वाला नहीं है, फकीरी है, खुद ही को नहीं बेचना है। अपना जो खुद है ना, सेल्फ है ना, उसको बेचने का नहीं कभी, अपना एटीट्यूड कभी बेचने का नहीं, गरीब हो चलेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आप देखोगे ना, हमेशा कोर्ट में रहते हैं, उनको उस में देख के कुछ लोग चलते भी थे, 1 रुपया ना तुझे पता नहीं, कोट बूट, हमेशा सूट बूट। आप जब सूट बूट पहनोगे, आपका जब एटीट्यूड वैसा रहेगा, आप जब चलोगे वैसा, तो आप सोचोगे वैसा, और जैसा आप सोचोगे वैसा आप करोगे। ये उनका थॉट था, एटीट्यूड नहीं बदलना। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा करना है अपने को। जो परिस्थिति अभी है उसमें से कैसा मार्ग निकलना है, कैसा बाहर जाना है, कैसा सोल्यूशन उसको पढ़ो। कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने, जरूरत नहीं है। और एक याद रखो, कोई अगर आएगा ना तो उसमें मजा नहीं आती, खुद से जो करने में मजा है ना वही है। यहाँ पाने का मजा वही जानता है जिसने कुछ खोया है ना? क्या यहाँ पाने का मजा वही जानता है जिसने कुछ खोया है। जिसने कुछ खोया ही नहीं वो क्या जाने कि पाने का मजा क्या होता है। तो जब ये परिस्थिति से, ये सिचुएशन से जब आप बाहर निकलोगे ना, जब आप कुछ पाओगे ना, उसका मजा ही कुछ आता है, एंजॉय करोगे आप एक एक मोमेंट। मैं बता चुका हूं पहले ही, एक IAS ऑफिसर एक मंत्री के कैबिन में एंट्री करता है, नॉक करता है, उसके बाद उसको अंदर लिया जाता है। IAS ऑफिसर है, अधिकारी है, उसके हाथ में फाइल्स है, वो खड़ा है, मंत्री बैठा हुआ है। मिनिस्टर उनको बोलता है कि देख, तू इतना पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा एग्जाम तू पास होके इधर आया है, IAS ऑफिसर है, लेकिन मैं अगर तुझे बैठने ना बोलूं तो तू बैठ नहीं सकता। तू जब अंदर आया कैबिन में तो मुझे सलाम किया, मैं तो अनपढ़ हूं, तू पढ़ा लिखा है, तू जब तक मैं तुझे ना बोलूं तब तक तू बैठ भी नहीं सकता। क्या फायदा इतना पढ़े लिखे? प्रश्न समझा?
आप उसके जगह होते तो आप क्या जवाब देते? केस अधिकारी आहे, मदर ऑफ ऑल एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आया हुआ है, इतना पढ़ा लिखा बंदा, उसको एक मंत्री, मिनिस्टर जो बोलता है कि मैं अनपढ़ हूं, तू पढ़ा लिखा है, तू मुझे सलाम कर रहा है, मैं जब तक तुझे बैठने ना बोलूं तो बैठ भी नहीं सकता। क्या फायदा पढ़ लिख के? बोलो आप अगर उसके जगह होते आप क्या जवाब देते? वैसा पण नाही ना। यस प्लीज। चलो एक थोड़ा सा उन्होंने इशारा किया है, तालियां बजाइए पहले उनके लिए दो। सर, इन इंडिया जनता इज सुप्रीम। भारताचं जो संविधान आहे उसका जो पहला पेज है, जिसको अपन उद्देशिका बोलते हैं या तो प्रस्तावना बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं, उसकी शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, आम्ही भारताचे लोग। सर, इन इंडिया जनता इज सुप्रीम। सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन? जनता। और सर, मैं जनता का नौकर हूं, मैं जनता का नौकर हूं और आपको जनता ने चुना हुआ है, आप जनता के प्रतिनिधि हो। मैं जनता को सलाम कर रहा हूं सर। आप मुझे अगर बाद में मिलेंगे तो मैं हो सकता है आपको सलाम ना करूं, जो इस कुर्सी पे बैठेगा मैं उसको सलाम करूंगा, क्योंकि ये कुर्सी किसकी है? जनता के प्रतिनिधि की। तो मैं जनता का नौकर हूं, तो मैं जनता को सलाम करता हूं। अंडरस्टूड? मैं किसी एक व्यक्ति को सैल्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं जनता को सैल्यूट कर रहा हूं। तो अगर नौकर बनना ही है तो जनता का नौकर बनो। प्राइवेट नौकरी का एक खासियत है, याद रखो, प्राइवेट नौकरी की एक खासियत है, अगर कोई जॉब करता होगा ना तो उसको पता चलता होगा, जो आदमी जॉब करता है ना उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे को जो पगार मिळता है ना हा खूप कमी आहे, मी जर दुसऱ्या कुठे कामाला गेलो तर मला जास्त पगार भेटेल, असं त्याला वाटतं। और जो पगार देने वाला आदमी रहता है ना उसको ऐसा लगता है कि साला कुछ भी काम नहीं करता, इसको जो पगार दे रहा हूं ना मैं, ये पगार ज्यादा है, इतने इससे कम पगार वाले में मेरे को दूसरा आदमी मिल जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है प्राइवेट जॉब की। चाहे आप 1 लाख रुपए वाला जॉब करो, चाहे 50,000 वाला जॉब करो, चाहे 10,000 वाला जॉब करो, जो पैसा देने वाला आपका मालिक है उसको ऐसा लगेगा मैं ज्यादा दे रहा हूं और आपको ऐसा लगेगा मुझे कम मिल रहा है, दूसरे कोटे को जास्त पैसे मिलते। ये प्राइवेट जो जॉब होते हैं ये एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, आपसे ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहते हैं और वो आपको जो पैसा देते हैं वो उनके प्रॉफिट में से आपको शेयर कर रहे हैं। तो उनको ऐसा होता है जितना कम पगार देंगे उतना अच्छा, कारण जे वागतील ते मजे करते। ये चक्कर में पढ़ने से पहले एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा एक शॉट दे दो यूपीएससी को, एमपीएससी एटलीस्ट एक शॉट, फिर देखेंगे उसमें से क्या निकलता है, उसके बाद अपन सोचेंगे आगे क्या करना। परंतु एक अटेम्प्ट तो बनता है यार, फुल्ली डेडिकेटेड फोकस्ड एक अटेम्प्ट, नंतर आपण बघू पुढचा अटेम्प्ट द्यायचा की नाही, कदाचित नाही झाला तर, पर एक अटेम्प्ट तो बनता है ना। और आपको एक बात बताता हूं, मला एक प्रश्न विचारला जातो की सर यूपीएससी एमपीएससी इंटरव्ह्यू मध्ये ते काय बघतात? माझा एक सिंपल उत्तर असतो, ते बघतात यू आर रेडीमेड ऑफिसर और नॉट। ते या भानगडीमध्ये पडायचंच नाही त्यांना की बाबा एक फ्रेश रॉ मटेरियल घेऊ, त्याला आपण ट्रेन करू आणि अधिकारी बनू। म्हणजे याचा अर्थ काय, मी तुम्हाला काय सांगतो की तुम्ही या प्रोसेस मध्ये प्रिलिम्स, मेन्स आणि इंटरव्यू पर्यंत अधिकारी होण्यासाठी जे गुण आहेत ते गुण ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाते हैं। तो ये गुण आने के बाद अगर अनफॉर्च्युनेटली वर्स्ट केस नाही झाला यूपीएससी एमपीएससी, तरी सुद्धा तुम्ही एक व्यक्ति म्हणून बहुत जबरदस्त तगड़ा व्यक्ति बन जाते हैं। 500 लोगों की भीड़ में देखने वाला आपको देख के पहचान रहा है ये कुछ अलग आदमी दिख रहा है।
सच बता रहा हूँ, मिट्टी को हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगा। एक अटेम्प्ट दे दो अच्छे से, फोकस। अधिकार मैं कहता हूं कि यूपीएससी बहुत कुछ देता है, उसमें से एक है कि वो आपको पद देता है, पोस्ट देता है, एक है वो, उसके अलावा बहुत कुछ देता है। तो अगर वर्स्ट सिचुएशन कि अगर अपने को पद नहीं मिला, पोस्ट नहीं मिला, फिर भी अपने को बहुत कुछ मिल जाएगा। विन विन सिच्युएशन है। अभ्यास करा आणि अभ्यास काहीच कठीण नाहीये। आपण एनसीईआरटी किंवा आपण 15वी पर्यंत 12वी पर्यंत जे अभ्यास करतो ना, तोच 70% अभ्यास आहे। थोडाफार अभ्यास करण्याची जी पद्धत आहे त्या पद्धतीमध्ये थोडा फरक आहे। 7वी 8वी 9वी 10वी मध्ये आपण मागे जे प्रश्न असतात ते प्रश्न रट्टा केले, रट्टा मारले आणि तिथे ते आरामात 60-70%। इथे थोडासा तसा नाहीये, इथे थोडासा समजून अभ्यास करायचा असतो, बस एवढाच फरक आहे। 70% अभ्यास तुमचा जो 10वी 11वी 12वी 8वी 9वी 10वी हाच अभ्यास करण्याची जी पद्धत आहे ते कसा अभ्यास करायचा त्याबद्दल आपण एखादा सेशन ठेवू, पण फर्स्ट माइंडसेट बना लो। जब आंखों में है अरमान लिया, जब आंखों में है अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल और क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया।